Dear students, I hope all of you are fine and doing well in your studies. I want to quote a line for all of you. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Means किसी भी अच्छे काम की शुरुआत करने के लिए आपका महान होना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको महान बनने के लिए शुरुआत करना जरूरी है। मीन्स अगर आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो अभी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए और किसी भी काम को पेंडिंग मत छोड़िए। जो आज का काम है उसे आज ही कंप्लीट कीजिए। दिस लेक्चर इज डिवोटेड टू क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंसीज, क्वाड्रेटिक रेजिड्यूज, क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यूज एंड ओयलर्स क्राइटेरिया। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। इस लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक रेजिड्यूज और क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यूज के बारे में पढ़ेंगे। तो उनके लिए सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस का पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस क्या होती है? क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस इन वन वेरिएबल क्या होती है, उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? ax² + bx + c इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोडुलो n, वेयर a इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod n, मीन्स a इज नॉट डिविजिबल बाई n। आपको ये पता होना चाहिए a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो m कब होता है? a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो m इफ एंड ओनली इफ m डिवाइड्स a - b, मीन्स इन दोनों का डिफरेंस m से डिविजिबल हो। इसको दूसरे फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? a - b इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod m, मीन्स a - b इज डिविजिबल बाई m। और दूसरी फॉर्म में बोलना चाहें तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जब a को m से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? b। ऐसे ही यहां पे क्या बोल सकते हैं? a - b को m से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो यहां पे a को जब n से डिवाइड करें तो 0 रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, मीन्स a n से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। स्पेशली इस लेक्चर में हम इस टाइप की कॉन्ग्रुएंस पढ़ेंगे। x² इज कॉन्ग्रुएंट टू a मोडुलो p, where p is an odd prime and a is an integer with GCD a, p equals 1, means a और p में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, और a इंटीजर, p odd prime जैसे 3, 5, 7। तो इस टाइप की कॉन्ग्रुएंस हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। इफ द कॉन्ग्रुएंस x² इज कॉन्ग्रुएंट टू a मोडुलो p with highest common factor of a and p is 1 is solvable, then it has exactly two incongruent solutions, x0 and p minus x0। means अगर x² is congruent to a मोडुलो p इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उसके एग्जैक्टली दो इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, x0 और p माइनस x0, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइप है। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होते हैं? 2 सॉल्यूशंस होते हैं। ऐसे यहाँ पे 2 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, x0 और दूसरा क्या हो जाएगा? p माइनस x0। इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस क्या होते हैं? जो आपस में कॉन्ग्रुएंट ना हो। फॉर एग्जाम्पल x² इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मोडुलो 29, मीन्स हमें इस इक्वेशन को अगर सोल्व करना है, इस कॉन्ग्रुएंस को सोल्व करना है, तो हमें वो सारी x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जिनका स्क्वायर करें तो वो सब कॉन्ग्रुएंट आए 5 मोडुलो 29। हमें x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो हम सबसे पहले ट्रायल मेथड से इसको चेक करेंगे। ट्रायल मेथड में x की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, जो कि 5 मोडुलो 29 के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ऐसे 2² कितना होता है? 4, वो भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है 5 मोडुलो 29 के। ऐसे 3² 9 भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है 5 मोडुलो 29 के। ऐसे ही 4² कितना होता है? 16 पे भी मोडुलो 29 निकालेंगे, लगाएंगे तो 5 नहीं आएगा। ऐसे ही हम सारी वैल्यूज चेक करते जाएंगे तो 10² कितना होता है? 100, वो भी किसके इक्वल हो गया? कॉन्ग्रुएंट टू 13 मोडुलो 29, जो कि 5 मोडुलो 29 के कॉन्ग्रुएंट नहीं आया है। ऐसे ही 11 चेक करेंगे तो 11² कितना होता है? 121,
121 किसके कॉन्ग्रुएंट आ रहा है, 5 मोडुलो 29 मीन्स 121 को अगर 29 से डिवाइड करते हैं तो 5 रिमाइंडर आता है। ऐसे बाकी इन सब वैल्यूज में नहीं आ रहा था। 100 को 29 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 13 आएगा, 5 नहीं आएगा रिमाइंडर। तो हमने चेक कर लिया है कि x0 इक्वल टू 11 लिस्ट पॉजिटिव सॉल्यूशन है इस क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस का। तो दूसरा सॉल्यूशन हमने क्या पढ़ा था, क्या होता है, p माइनस x0 मीन्स 29 माइनस 11, वो क्या हो गया 18, भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। दो सॉल्यूशंस कौन कौन से आ गए इसके, 11 और 18, जो कि जिनका स्क्वायर करते हैं तो हम वो किसके कॉन्ग्रुएंट आते हैं, 5 मोडुलो 29 मीन्स इनका स्क्वायर 11 का स्क्वायर को अगर हम 29 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 5 आता है। ऐसे ही 18 के स्क्वायर को हम अगर 29 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, 5। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन ना आए, ये बताया था मैंने कब, जब सोल्वेबल हो इक्वेशन के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हो। जैसे ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंस गिवन हो, एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 5, तो अगर हम इसके चेक करेंगे तो 1 स्क्वायर ट्रायल मेथड से ही चेक करते हैं तो 1 स्क्वायर कितना होता है, 1, वो भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है 3 modulo 5 के। ऐसे ही 2 स्क्वायर कितना होता है, 4 भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है 3 modulo 5 के। ऐसे 3 स्क्वायर कितना होता है, 9 भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है 3 modulo 5, क्योंकि 9 को हम अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 4 आता है, 3 नहीं आता है। ऐसे ही 4 स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 16 भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है 3 modulo 5 के। मीन्स अगर 16 को 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, 1, तो 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 modulo 5 होगा, ना कि 3 modulo 5। इसका मतलब हमने p-1 तक सब नंबर्स चेक कर लिए, तो कोई भी नंबर ऐसा पॉजिटिव नंबर नहीं मिला जो इस कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई करता है। इट मीन्स दिस कॉन्ग्रुएंस हैज नो सॉल्यूशन, क्योंकि इनमें से कोई भी इंटीजर इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अभी तक हमने क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस पढ़ा। क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस के कब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, कब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो अभी हमें नहीं पता, लेकिन हम एग्जाम्पल के थ्रू देख चुके हैं कि कुछ क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, कुछ के नहीं एग्जिस्ट करते हैं। तो अब हम एक न्यू टर्म पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक रेजिड्यूज। क्वाड्रेटिक रेजिड्यूज क्या होती है, लेट m be a positive integer and a be any integer such that GCD of a and m is 1. If the quadratic congruence x square is congruent to a modulo m has a solution, then a is said to be quadratic residue modulo m. Means अगर m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है और m कोई भी इंटीजर जिनका में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1, अगर इस क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मोडुलो m का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो हम क्या बोलेंगे, जो a है वो क्या है, क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है मोडुलो m। अगर इस कॉन्ग्रुएंस का एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मोडुलो m का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम क्या बोलेंगे, a इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू मोडुलो m। मीन्स अगर इस कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो ए क्या होगा, क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू मोडुलो m। फॉर एग्जाम्पल m की वैल्यू अगर हमें 5 गिवन है तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मोडुलो 5। मीन्स इसके सॉल्यूशन हमें देखने हैं। अगर 1 स्क्वायर चेक करते हैं तो 1 स्क्वायर किसके कॉन्ग्रुएंट आता है, 1 के 1 मोडुलो 5। 2 स्क्वायर क्या आता है, 4 मोडुलो 5 के कॉन्ग्रुएंट है। 3 स्क्वायर क्या होता है, 9 किसके कॉन्ग्रुएंट है, 4 मोडुलो 5। मीन्स 9 को 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर आता है, 4। ऐसे ही 4 स्क्वायर कितना होता है, 16 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, 1। तो 16 किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, 1 मोडुलो 5। तो हम क्या देख रहे हैं, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर सभी नंबर्स में हम किसके कॉन्ग्रुएंट देख रहे हैं, ये या तो 1 मोडुलो 5 के कॉन्ग्रुएंट है या फिर 4 मोडुलो 5 के कॉन्ग्रुएंट है। दिस इंप्लाइज दैट
इसके क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज ऑफ 5 क्या क्या होंगे, 1 और 4, क्योंकि सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5। इसके सॉल्यूशंस कौन कौन से हैं, 1 और 4, क्योंकि 1 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5 है और 4 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5 है। ऐसे ही एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 5 के सॉल्यूशंस कौन कौन से हैं, 2 और 3। लेकिन एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 5 और एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 5 के कोई भी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो इसका मतलब 2 और 3 क्या है, क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यूज ऑफ 5। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू a mod 5 है, तो हम वेरियस p की वैल्यूज के लिए हम क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज और क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यूज की वैल्यू देखेंगे। जैसे p अगर हमें 3 है गिवन है, मीन्स जैसे m की वैल्यू 3 गिवन है यहाँ पे, तो उसके क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज क्या क्या होंगे, 1 ही होंगे। मीन्स एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5 का ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 5 का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसे ही अगर हमें प्राइम नंबर p इक्वल्स 5 गिवन हो, मीन्स m की वैल्यू 5 गिवन हो, तो उसके क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज क्या क्या होंगे, 1 और 4, वो जो कि हमने अभी देखा है। और क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यूज क्या क्या होंगे इसके, 2 और 3। p इक्वल टू 3 के केस में क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यूज कौन कौन से होंगे, 2। ऐसे ही 7 के केस में क्या होगा, इसके क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज कौन कौन से आते हैं, 1, 2 और 4। मीन्स एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7, एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 7, एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 7 के सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं और बाकी के सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। बाकी कौन कौन से बच गए, 3, 5 और 6, जो कि इसके क्या होंगे, क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यूज मॉडुलो 7। ऐसे 11 के केस में 1, 3, 4, 5 और 9 इसके क्या होंगे, क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज, और 2, 6, 7, 8 और 10 इसके क्या होंगे, क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यूज। ऐसे 13 के केस में 1, 3, 4, 9, 10 और 12, मीन्स एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडुलो p में a की इन वैल्यूज के लिए सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे और बाकी जो वैल्यूज बच गई p-1 मीन्स 12 तक जो वैल्यूज बच गई उनके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो बाकी कौन कौन सी वैल्यूज बच गई, 2, 5, 6, 7, 8, 11, इन सब वैल्यूज के लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये सब वैल्यूज क्या होंगी, क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यूज मॉडुलो 13। हम क्या देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod m की किसी भी वैल्यू के लिए इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 modulo m हैज ए सॉल्यूशन फॉर m ग्रेटर देन ऑल m ग्रेटर देन इक्वल टू m 1। मीन्स m की अगर कोई भी वैल्यू लेते हैं तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, क्योंकि 1 स्क्वायर किसके कॉन्ग्रुएंट होता है, 1 mod m, इसका हमेशा ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। दिस इंप्लाइज 1 इज क्वाड्रेटिक रेसिड्यू mod m फॉर ऑल m। इस पे बेस्ड हम कुछ रिजल्ट देख सकते हैं। यहां से मैं कुछ आपको रिजल्ट्स बताना चाहता हूं इन्हीं पे बेस्ड, कि अगर कोई हमें प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के कोरस्पॉन्डिंग ओड प्राइम नंबर गिवन है अगर हमें, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग p-1/2 उसके क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज एग्जिस्ट करेंगे और p-1/2 क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यूज एग्जिस्ट करेंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग। जैसे p इक्वल टू 3 है तो 3-1/2 कितना होगा, 1, तो इसका क्वाड्रेटिक रेसिड्यू कितना होगा, 1 ही। ऐसे ही इतने ही हमारे पास क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू मीन्स 1 ही क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू एग्जिस्ट करेगा, जो कि क्या है, 2। ऐसे p इक्वल टू अगर हमें 5 गिवन है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग p-1/2 की वैल्यू क्या होगी, 5-1/2 मीन्स 2, मीन्स इसके 2 क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज एग्जिस्ट करेंगे और 2 ही क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यूज। जैसे 1, 4 क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज हैं और 2 और 3 क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यूज, इस एग्जांपल में हमने देखा भी था। ऐसे 7 के कोरस्पॉन्डिंग 7-1/2 मीन्स 6/2 दैट इज 3, मीन्स
3 क्वाड्रेटिक रेजिड्यूज एग्जिस्ट करेंगे और 3 ही क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यूज। क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यूज कौन कौन से होंगे? 3, 5 और 6। ऐसे 11 के केस में 11 माइनस 1/2 कितना होगा? 5। मीन्स 5 क्वाड्रेटिक रेजिड्यूज और 5 क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यूज एग्जिस्ट करेंगे। ऐसे 13 के केस में 13 माइनस 1/2 6 क्वाड्रेटिक रेजिड्यूज और 6 क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यूज एग्जिस्ट करेंगे। इसी पे बेस्ड मैं कुछ और रिजल्ट बताना चाहता हूं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 क्वाड्रेटिक रेजिड्यूज इज ऑलवेज ए क्वाड्रेटिक रेजिड्यू। मीन्स अगर कोई भी 2 क्वाड्रेटिक रेजिड्यू उठाते हैं तो उनका प्रोडक्ट भी क्या आता है? क्वाड्रेटिक रेजिड्यू। जैसे इस केस में p = 5 के केस में हमने देखा कि 2 क्वाड्रेटिक रेजिड्यूज 1 और 4 थे, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? 4। वो भी एक क्या है? क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है। ऐसे ही 7 के केस में देख सकते हैं 2 और 4 है। 2 और 4 का प्रोडक्ट क्या होगा? 8 मोडुलो 7 करेंगे तो 1, जो कि एक क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है इसका। ऐसे ही क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यूज के केस में कि 2 नॉन क्वाड्रेटिक रेजिड्यूज का प्रोडक्ट एक क्वाड्रेटिक रेजिड्यू आएगा, ना कि नॉन रेजिड्यू आएगा। जैसे हमारे पास p = 5 के केस में क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यूज कौन कौन से आए थे? 2 और 3। तो इनका प्रोडक्ट क्या होता है? 6 मोडुलो 5 करेंगे तो क्या आता है? 1 एक क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है। तो दोनों के 2 क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यूज का प्रोडक्ट क्या आता है? एक क्वाड्रेटिक रेजिड्यू। और अगर हम एक क्वाड्रेटिक रेजिड्यू लेते हैं और एक क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू लेते हैं तो उनका प्रोडक्ट हमेशा एक क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू आएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू 3 है और क्वाड्रेटिक रेजिड्यू 4 है, तो इनका प्रोडक्ट क्या होता है? 3 × 4 12 मोड 5 क्या आएगा? 2 एक क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू है। मीन्स एक क्वाड्रेटिक रेजिड्यू और एक क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू का प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है? क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू। एक क्राइटेरिया आता है ओइलर्स क्राइटेरिया। ओइलर्स क्राइटेरिया हमें क्या बताता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस के कब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे और कब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्या कहता है ओइलर्स क्राइटेरिया? लेट p be an odd prime and GCD of a, p equals 1, then a is quadratic residue or a quadratic non residue mod p according as a to the power p minus 1/2 is congruent to 1 mod p or a to the power p minus 1/2 is congruent to -1 mod p। मीन्स अगर p कोई भी ओड प्राइम नंबर गिवन है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर a और p का क्या है? 1, तो a क्वाड्रेटिक रेजिड्यू मोड p होगा कब? जब a to the power p minus 1/2 कॉन्ग्रुएंट हो 1 मोड p के। और a क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू मोड p कब होगा? जब a to the power p minus 1/2 is congruent to -1 mod p। मीन्स x² is congruent to a mod p का सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा? जब a to the power p minus 1/2 is congruent to 1 mod p। और x² is congruent to a mod p का सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब नहीं करेगा? अगर a to the power p minus 1/2 is congruent to -1 mod p आ जाता है तो उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या शो करना है? शो दैट 3 इज क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ 23। सिंस GCD of 3, 23 is 1, means highest common factor of 3 and 23 is 1। हमें क्वाड्रेटिक रेजिड्यू शो करना है। 3 is क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ 23। मीन्स अगर हम 3 to the power p minus 1/2 मीन्स 3 to the power 23 minus 1/2 को कॉन्ग्रुएंट दिखा दे 1 मोड p, तो मीन्स 3 क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ 23। और दूसरे वे में हम ये बोल सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। x² इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोड 23 का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो अब हमें यही शो करना है। 3 to the power 23 minus 1/2 कितना होता है? 3 to the power 11। हमें क्या शो करना है? 3 to the power 11 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 23।
3 टू द पावर 11 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2, क्योंकि अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। मोड 23 ये किसके इक्वल हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 9 मोड लो 23। मीन्स अगर इन तीनों का प्रोडक्ट क्या था 3 इंटू 3 इंटू 3 किसके इक्वल है 27। 27 को अगर 23 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा 4। तो यहां पे हम 3 इंटू 3 इंटू 3 की जगह क्या लिख सकते हैं 4 टू द पावर 3 इंटू 9 मोडलो 23। 4 टू द पावर 3 कितना होता है 64 इंटू 9 मोडलो 23। लेकिन 64 किसके कॉन्ग्रुएंट होता है -5 मोड 23। मीन्स क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है 64 -5 किसके इक्वल हो जाएगा 64 प्लस 5 मीन्स 69 के इक्वल हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस 69 हो जाएगा। 69 जो कि 23 से डिविजिबल है। मीन्स 64 इज कॉन्ग्रुएंट टू -5 मोड 23। तो 64 की जगह हम -5 पुट कर सकते हैं। -5 इंटू 9 मोड 23 जो कि किसके कॉन्ग्रुएंट है 1 मोड 23, क्योंकि 5 इंटू 9 क्या होता है 45 और 45 किसके कॉन्ग्रुएंट होता है -1 मोड 23। मीन्स इन दोनों का डिफरेंस 45 -1 माइनस ऑफ -1 कितना होता है मीन्स 45 प्लस 1 जो कि 46 जो कि डिविजिबल है 23 से। मीन्स 3 टू द पावर 11 किसके कॉन्ग्रुएंट आ गया 1 मोड 23। दिस इंप्लाइज दैट 3 इज ए क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ 23। मीन्स x स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोडलो 23 का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। आपके लिए दो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है सो दैट 3 इज ए क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू ऑफ 31। 31 एक प्राइम नंबर है और जीसीडी ऑफ 3 और 31 का क्या है 1 है। मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों का क्या है 1। तो हमें क्या प्रूव करना है 3 टू द पावर p - 1/2 मीन्स 31 - 1/2 दैट इज 3 टू द पावर 15 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोड 31। सेकेंड क्वेश्चन क्या है प्रूव दैट -1 इज ए क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ द प्राइम नंबर्स ऑफ द फॉर्म 4k+1। मीन्स हमें क्या प्रूव करना है -1 टू द पावर p - 1/2 जो कि प्राइम नंबर इस फॉर्म का है इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड लो दैट प्राइम नंबर p। ये किस टाइप के प्राइम नंबर है 4k+1। जैसे k को 1 पुट करते हैं तो 4 इंटू 1 + 1 दैट इज 5 और 3 पुट करते हैं तो 4 3 12 प्लस 1 13। मीन्स इन सभी प्राइम नंबर जैसे 5 13 इन सभी प्राइम नंबर्स के लिए -1 क्या है क्वाड्रेटिक रेसिड्यू।